नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति गंभीर। आंध्र प्रदेश के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। इजरायल में हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय शटलर तुलसीमती मुरुगेसन ने महिला SU5 बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर रजत पदक पक्का किया। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में तेज बारिश के बाद राहत उपायों को बढ़ा दिया है। तेज बारिश के कारण कई जिलों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों में कम से कम 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग आधे दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के प्रभावित क्षेत्र के दर्जनों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्थिति की समीक्षा करने के बाद जिन क्षेत्रों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है वहां सतर्क रहने और युद्ध स्तर पर राहत उपाय करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कमान नियंत्रण केंद्र पर एक प्रणाली स्थापित करने को कहा है। उन्होंने वर्षा से संबंधित घटनाओं में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार बाढ़ से हुए नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री रेड्डी ने खम्मम, भद्राद्री, कोटागुडी, महबूबाबाद और सूर्यापेट में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित जिलों को 5 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। वे खम्मम सहित बुरी तरह प्रभावित जिलों का दौरा भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए और वहां की स्थिति और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कृष्णलंका, इब्राहिमपट्टनम, फेरी, जुप्पुरी और मुलपाडू सहित कई गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वे इस कठिन समय उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि सभी लोग सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। उधर गुजरात में बारिश और बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय दल का गठन किया है। यह दल जल्द ही राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव जयदीप मजुमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। श्री मजुमदार ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा में भाग लेंगे और ब्रुनेई के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों को भी पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में ब्रुनेई से बहुमूल्य समर्थन मिला है और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में यह एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के लिए उसके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अपने दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा करेंगे। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब सिंगापुर में एक नए नेता प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने पदभार संभाला है। श्री मजुमदार ने कहा कि भारत का सिंगापुर के साथ मजबूत रक्षा सहयोग है और व्यापार तथा निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और बोर्ड की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लीज पर देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आज सवेरे निदेशालय की टीम नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंची। इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की आलोचना की है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय बार बार प्रवर्तन निदेशालय को चेतावनी देता रहा है कि दुर्भावना के साथ कोई जांच न करे, फिर भी निदेशालय का एकमात्र उद्देश्य लोगों को जेल में डालना है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ यह कोई नया मामला नहीं है और इसकी पहले से ही जांच चल रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति को चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि जैव ईंधन क्षेत्र भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की व्यापक संभावना रखता है। श्री गडकरी ने कहा कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ नई दिल्ली में भारत जैव ऊर्जा तथा टेक एक्सपो 2024 तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। जम्मू कश्मीर के जम्मू में आज सुजनवान सेना शिविर पर आतंकी हमले के बाद एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। जवाबी कार्रवाई में सैनिकों ने भी गोलीबारी की। यह एक गतिरोध हमला था। इस क्षेत्र में विशेषकर बड़ी इमारतों में आतंकवादियों की तलाश करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है। हवाई सर्वेक्षण में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। सेना पर आतंकवादियों द्वारा हमलों की पृष्ठभूमि में जम्मू पहले से ही हाई अलर्ट पर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेब सीरीज IC814 से संबंधित सामग्री पर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के कंटेंट प्रमुख से स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों ने बताया है कि कंटेंट प्रमुख वेब सीरीज की कथित विवादास्पद मुद्दों पर सफाई देने के लिए कल निजी तौर पर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे। ये मामला वेब सीरीज में कुछ चरित्रों को लेकर कथित विवाद की पृष्ठभूमि में सामने आया है। इजरायल में देश भर में हजारों लोग कल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी गजा में बंधक बनाए गए लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत की मांग कर रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस IDF द्वारा 6 बंधकों के शव बरामद होने की घोषणा करने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। तल अवीव में IDF के मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक हमले के बाद कई लोगों को बंधक बना लिया था। भारत की पैरा शटलर तुलसीमती मुरुगेसन ने पेरिस पैरालंपिक्स में महिलाओं की SU5 बैडमिंटन स्पर्धा में हमवतन मनीषा रामदास को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। शीर्ष वरीयता प्राप्त मुरुगेसन ने कल रात सेमीफाइनल में मनीषा को 23-21, 21-17 से पराजित किया। इस जीत के साथ मुरुगेसन ने रजत पदक पक्का कर लिया है। फाइनल में उनका सामना चीन की यांग ख्यूशिया से होगा। मनीषा रामदास अब कांस्य पदक के लिए डेनमार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन के साथ खेलेगी। पैरा तीरंदाजी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी राकेश कुमार पुरुषों की निजी कंपाउंड ओपन स्पर्धा में कांस्य पदक से चूक गए। 30 के स्कोर से शुरू करने के बावजूद वो चीन के हे जियाहो से सिर्फ 147-146 से हार गए। प्रीति पॉल ने पेरिस पैरालंपिक्स के चौथे दिन महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में अपना दूसरा कांस्य पदक जीता।
एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में निशात कुमार ने 2.4 मीटर की कूद के साथ रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने पर प्रीति पाल और निशात कुमार को बधाई दी है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल FC के बीच आज शाम 6:30 बजे लखनऊ में मुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच लखनऊ में ये पहला मैच होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस मैच को देखने का कार्यक्रम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।